नमस्कार मित्रों, मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र आपके अपनी यूट्यूब चैनल सतेंद्र जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम लोग करंट अफेयर के स्पेशल टॉपिक को कवर करेंगे जो आर्द्र भूमियों वेटलैंड से संबंधित है। अभी रिसेंटली भारत की 42वीं रामसाइट डिक्लेयर की गई है, तो उसी से संबंधित हम लोग लद्दाख की इमेज आपके सामने दिखा रहे हैं। तो लेक्चर को आपको मैं कंटिन्यू करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। तो आइए अब हम लोग वेटलैंड के बारे में जानते हैं, जिसे आर्द्र भूमियों के नाम से भी जाना जाता है। तो रिसेंटली मैंने आपको बोला कि करंट अफेयर की एक न्यूज़ है कि भारत में अब वर्तमान में 42 रामसर साइट हो चुकी हैं, और रिसेंटली जो 42वें नंबर की जो राम साइट जो डिस्कवर की गई है, जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, वो आपके लद्दाख में स्थित है। और लद्दाख आपको पता होगा एक यूनियन टेरिटरी हो गया है, केंद्रीय प्रदेश है वर्तमान में। तो इसी लद्दाख में एक झील है जिसको हम लोग ने 42 या 42वां वेटलैंड का दर्जा दिया है। उस लेक का नाम है आपका सोकार लेक, जैसा कि रिसेंटली मैंने स्टार्टिंग में ही इमेज में बताया था। तो ध्यान में रखिएगा, सोकार लेक भारत की अब 42वें नंबर की रामसर साइट हो चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये आपके लद्दाख यूटी में स्थित है। अब देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो ये सोकार लेक की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सोकार लेक जो है वो लवणीय सॉल्टेड या नमकीन झील है, पहली बात तो। अब ध्यान रखिएगा, ये जो सोकार लेक जो है ना, एक लेक नहीं है, बहुत सारी लेकों का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें से मीठी पानी की भी झील है और कुछ आपके खारे और नमकीन झील भी हैं। तो ये जो खारा और नमकीन वाला पोर्शन है झील का, जिसे हम लोगों ने सोकार लेक का नाम दिया है, इसी को ही हमने, या हम ये बोलें आपका जो नमकीन वाला एरिया है, सॉल्टेड वाला लवणीय है, इसी को हम लोगों ने वेटलैंड का दर्जा दिया है। किस नंबर का? 42वें नंबर का। लेक का नाम क्या है आपका? सोकार लेक है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। लद्दाख क्या है आपका? एक यूनियन टेरिटरी। इतनी बात हमने कर दी। अब देखिएगा, इस लेक को या सोकार लेक को हम लोग वाइट लेक के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं स्टूडेंट? क्योंकि हमें पता है कि इसको हम लोगों ने बोला है सॉल्टेड लेक या नमकीन लेक के नाम से जानते हैं। तो वाष्पीकृत के माध्यम से जब पानी वाष्प उड़ जाता है, तो इसका जो वाइट रंग का नमक जो होता है इसके सरफेस पर आ जाता है, तो ये आपको पूरी की पूरी वाइट रंग की दिखाई देती है। तो ध्यान में रखिएगा, सोकार लेक को हम लोग वाइट लेक के नाम से भी जानते हैं, और इसी के आसपास जो मीठे पानी की झील है उसको सार सोपक झील के भी नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ध्यान में रखिएगा, जो हमने बोला ये एक झीलों का कॉम्प्लेक्स है, और एक झील का वो वाला कॉम्प्लेक्स का वो वाला पोर्शन जो लवणीय है उसको हमने वेटलैंड का नाम दिया है सोकार, और इसके पास जो मीठे पानी की जो झील है जो इससे लगी हुई है उसको हम लोग सार सोपक लेक के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीएसजी के लिए, जीएसजीके के लिए, हर एक एग्जाम के लिए। अब देखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो लद्दाख केंद्रीय प्रदेश है, उस केंद्रीय प्रदेश में कितनी आपकी वेटलैंड है। तो ध्यान में रखिएगा, लद्दाख में 2 वेटलैंड है आपकी। एक है आपकी सो मोरेरी, इससे पहले थी आपकी, और एक रिसेंटली हमने बोला सोकार लेक। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? लद्दाख में 2 आपकी वेटलैंड है, आर्द्र भूमियां हैं। एक जो अभी रिसेंटली 42वां नंबर का दर्जा दिया गया है, जिसे रामसर साइट्स बोलते हैं, वो झील का नाम है सोकार लेक। और सोकार लेक से एक और है जिसे हम लोग ने वेटलैंड का दर्जा दे रखा है, उसको सो मुरेरी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जाओगे, या नेट जीआरएफ देने जाओगे, या यूपी पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट लोअर सबऑर्डिनेट में, तो वहाँ पर पर्यावरण से संबंधित या टीचिंग एग्जाम में इसी लद्दाख रीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और पुटअप किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये आप इमेज सामने देख रहे हो, यहाँ पर टेंट गड़ा हुआ है। तो आइए थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपके सामने लद्दाख यूटी का मैप आपके सामने रखा था। ठीक है, आप इमेज में पीछे जाके देखिएगा, बैक में जाके, तो लद्दाख का मैप देखा था। तो लद्दाख जो मैप है
अगर उस लद्दाख के मैप पे आप ईस्टर्न वाले पोर्शन पे जाओगे या पूर्व वाले इलाके में जाओगे, उसे चांगथांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लद्दाख की ईस्टर्न पोर्शन को चांगथांग के नाम से जाना जाता है। इसी चांगथांग में जो हाइट वाला आपका पोर्शन है, बहुत ज़्यादा आपका कोल्ड डेजर्ट है, शीत मरुस्थल, ठंडा प्रदेश जो होता है ना, वो है, आपको पता ही है, ठंडा वहाँ पे होता है। तो इसी चांगथांग रीजन में, जो कि पूर्व इलाका है, चांगथांग रीजन में एक जनजाति निवास करती है। उसका नाम है चांगपा समुदाय। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैंने आपके सामने एक इंफॉर्मेशन शेयर करी। ये जो झील है, जिसको हमने वेटलैंड का दर्जा दिया गया है, सोकार, ये जो सोकार लेक जो है ना, लद्दाख के पूर्वी हिस्से में स्थित है। और वो पूर्वी हिस्से को हम लोग चांगथांग के नाम से जानते हैं। और इसी चांगथांग हिस्से में चांगपा समुदाय रहती है। तो एक क्वेश्चन ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो चांगपा समुदाय जो मैंने जो नाम लिया है, इसके आसपास कुछ लोग इस झील से नमक को निर्यात भी करते थे तिब्बत के आसपास। ठीक है, एक ये बात रही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जो हमने बोला कि ये चांगथांग रीजन है, यहाँ पर एक जनजाति घुमक्कड़ खानाबदोश जनजाति है, जिसे चांगपा के नाम से जानते हैं, जो 4,500 और 5,000 मीटर की ऊंचाई पर बिल्कुल ठंडे क्षेत्रों में -20-30 एरिया में रहती है। जी हाँ, ये वही जनजाति है जो आपने सुना होगा पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल इन्हीं जनजातियों के द्वारा या चांगपा समुदाय के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। तो आइए चांगपा समुदाय से संबंधित कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। देखिएगा, ये एक जनजाति है और जनजाति मुख्यतः आप देखोगे ना तो घुमक्कड़ होती है, खानाबदोश होती है, एक जगह नहीं रहती। आज यहाँ पर पशुओं को है, फिर पशुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, यानी कि इनका स्थान या आवास स्थायी नहीं होता होगा। और ध्यान में क्या रखना है कि जगह जगह ये जो अपने घर बनाते हैं, और सामने इमेज में देख रहे हो ये जो टेंट जो बना हुआ है, ये इनके घर हैं चांगपा समुदाय को। और इन टेंट वाले घरों को लद्दाख में रेबो के नाम से जाना जाता है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सामने इमेज में लिखा हुआ है आपके सामने, ये जो टेंट वाले घर हैं चांगपा समुदाय बनाते हैं। ठीक है, और घरों को किस नाम से जानते हैं? रेबो को नाम से जानते हैं। अब ये जो जनजाति है चांगपा करती क्या है? भेड़ और बकरी पालती है, तो उनको घुमाने का काम करेगी। और जहां पर ये ठहरती है और अपने घर बनाती है, टेंट वाले जिसको रेबो बोलते, उन्हीं के आसपास अपने जानवरों के लिए भी घर बना देती है, जिसे हम लोग जानते हैं लेखा के नाम से जानते हैं। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आपने सुना होगा अपने घर के आसपास कि भैया पश्मीना शॉल बेचने आया है। ठीक है, तो वो पश्मीना शॉल आप ये समझिएगा कि लद्दाख में चांगथांग क्षेत्र में चांगपा समुदाय के द्वारा निर्मित किया गया होगा। इतनी बात हो गई। और ये आपके रेबो टेंट में रहते हैं, और इनके जानवरों के घरों को हम लोग लेखा के नाम से जानते हैं, 6,500 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, अब देखिएगा, अब होता क्या है कि जो ये भेड़ और बकरियां जो पालते हैं, जो मुख्य रूप से बोलें पश्मीना बकरी जो होती है इनकी, अब क्या होता है ना, इस बकरी से जो शॉल जो बनाया जाता है ना, जो हम लोग सुनते हैं पश्मीना शॉल, उसको बुनने में 250 आवर का समय लगता है एक शॉल को बनाने में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ जाता है, और आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना समय लगता है? 250। चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान क्या रखना है कि जो ये पश्मीना बकरी है, इसके जो बाल जो होते हैं बहुत पतले होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, और गर्मियों में बाल इसके झड़ जाते हैं। इतनी बात ध्यान रखिएगा, बहुत नरम, बहुत बारीक बाल होते हैं। अगर इसके 6 बालों को जोड़ लिया जाए ना, 6 बालों को जोड़ लिया जाए जो इतने पतले पतले, तब जाके हम लोग का एक बाल तैयार होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो ये थी आपकी चांगपा और चांगथांग रीजन से संबंधित जानकारी, जहां पर आपका 42वां वेटलैंड अभी बनाया गया है, जिसे हम लोग
सोकार लेक के नाम से जानते हैं। साथ में मैंने आपको पश्मीना शॉल एसेट्रा और भी जानकारी आपके साथ शेयर करी। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट्स, लेक्चर को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। मन में एक सवाल तो आ रहा होगा कि आर्द्र भूमियाँ या वेटलैंड होता क्या है, तो संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं। अगर बात आपको इंपॉर्टेंट लगे तो ज़रूर नोट करिए, नोट करने वाली ही बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप कुछ भी नया वीडियो देखते हो, पुरानी चीज़ें रिप्लेस होती जाती हैं, और आपको पता है कि आपका दिमाग तो लिमिटेड है, रैम रोम तो उतना ही है, फ़ोन हैंग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर हमारा दिमाग क्या है, रैम की तरह ही तो है, पुरानी चीज़ें रिप्लेस होती हैं, नई चीज़ें आती हैं, तो उसको पेन और पेपर के माध्यम से नोट करते चलें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे थे, जो यहाँ पर हमने करा, अब आर्द्र भूमि की बात करेंगे। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि आर्द्र यानी कि आर्द्रता, यानी कि नमी, यानी कि ऐसे नमी वाले स्थान, ऐसे दलदल वाले स्थान जो साल भर स्थायी या अस्थायी रूप से पानी से ढके रहते हैं, जहाँ पर पर्याप्त जैव विविधता, जीव जंतुओं का घनत्व पाया जाता है, और ये प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक वाले एरिया होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक चीज़ का प्रकृति में रहना बहुत आवश्यक है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का। तो ध्यान में रखिएगा, आर्द्र भूमियाँ जो हैं, इनको जो मैंने अभी बोला, ये वो क्षेत्र हैं जो साल भर या स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से दलदल भरे क्षेत्र हो सकते हैं, जो पानी से ढके हुए क्षेत्र हो सकते हैं, जहाँ पर जैव विविधता, जीव जंतु, पेड़ पौधे अपना आवास बना के रखते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाने का काम करते हैं, और समुद्र से आने वाले साइक्लोन, सुनामी की तरंगों के वेव को रोकने का भी काम करते हैं, और साथ में मिट्टी में न्यूट्रिशन या पोषण तत्वों को बैलेंस करने का भी काम करते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये जो जलीय इलाका हम बोल रहे हैं कि वो वेटलैंड है। देखिएगा, ये जो वेटलैंड जो होते हैं ना, जब भी कोई दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र, क्या बोला, जब भी कोई दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे एक मैंने बोला समुद्र, एक मैंने बोला नदी पारिस्थितिक तंत्र, ये जहाँ पर मिलेंगे उस बीच वाले को, एरिया को हम लोग वेटलैंड के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि हमें पता है, फिर से ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं कि एक फॉरेस्ट इलाका है और दूसरी तरफ हमने बोला कि एक तरफ ग्रासलैंड है, घास का मैदान है। हमें पता है कि ग्रासलैंड में अलग तरीके के जीव जंतु होते हैं, फॉरेस्ट में अलग तरीके के जीव जंतु होते हैं, क्योंकि दोनों इकोसिस्टम अलग हैं। लेकिन जब दो भिन्न इकोसिस्टम, जैसे कि एक समुद्र और एक नदी और एक मीठा पानी और एक खारा पानी, जहाँ पर जिस पॉइंट पर कहीं पर मिलते हैं, वो उस संक्रमण मंडल में बहुत सारी जीव विविधता उत्पन्न होती है। इस बीच वाले मिलन मंडल को, क्षेत्र को हम लोग वेटलैंड कह सकते हैं। मुख्यतः इसे इकोटोन भी कहा जाता है, जहाँ पर उच्च जैव विविधता पाई जाती है। जैसे आपने सुना होगा मैंग्रोव फॉरेस्ट का नाम सुना होगा, सुने ना मैंग्रोव फॉरेस्ट, वो भी आपका एक वेटलैंड है, आर्द्र भूमियाँ हैं। आपने कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति सुनी होंगी, वो भी आपका वेटलैंड है। ठीक है, ध्यान में रखिए। आपके घर का आसपास तालाब जो है वो भी एक वेटलैंड है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि स्थल एरिया जलीय एरिया से मिल रहा है, तो वो आपका आर्द्र भूमियाँ इकोटोन है। आई होप जो मैंने संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश करी है कि आर्द्र भूमियाँ हैं क्या, जहाँ पर उच्च जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पर आपके ज्वार भाटा मिलते हैं, वहाँ पर जहाँ पर आपके डेल्टा बनते हैं, जहाँ पर एस्चुरी बनती है, जहाँ पर ताज़ा पानी खारे पानी से मिलता है, वहाँ भी आर्द्र भूमियाँ निर्मित होती हैं। जैसे कि मैंने बोला, दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मिलने से उस क्षेत्र में जहाँ वो मिलते हैं, वहाँ पर आर्द्र भूमियों का निर्माण होता है, और वो जहाँ मिलते हैं उसको इकोटोन या संक्रमण मंडल के नाम से जानते हैं, जहाँ पर उच्च जैव विविधता देखी जाती है। इतनी बात हो गई। अब देखिएगा, एक बात और ध्यान में रखेंगे हम लोग कि इतनी देर से हम लोग आर्द्र भूमि की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई रामसर, इसके लिए कोई कन्वेंशन तो हुआ होगा। तो ध्यान में रखिएगा, 1971 में, कब, 1971 में, ठीक है, 1971 में
इसके लिए ईरान के रामसर शहर में, रामसर शहर जो है ना ईरान में कैस्पियन सागर के पास है। तो ध्यान में रखिएगा 1971 में 2 फरवरी के दिन आपका रामसर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? ईरान में। किस शहर में? रामसर में। और किस तट के पास? कैस्पियन सागर के आसपास। तो ध्यान में रखिए, वो पूछेगा वेटलैंड से संबंधित इंटरनेशनल रामसर कन्वेंशन कहाँ पर हुआ था। तो ध्यान में रखना है रामसर ईरान में है, कैस्पियन सागर के पास। ठीक है, तो 2 फरवरी जो है ना वो आर्द्रभूमि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। लेकिन हमने रामसर कन्वेंशन तो बना दिया, लेकिन उस कन्वेंशन को, उस बॉडी को एक हमने रेटिफाई या लागू करा 1975 से। 21 दिसंबर 1975 को इसको हमने लागू किया था। ठीक है, ये बेसिक जानकारी हमने आपके साथ शेयर करी। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि भैया भारत में भी तो इतनी जैव विविधता पाई जाती है, तो भारत में आपने बोला 42 हो गई हैं रामसर साइट, पहली कौन सी थी? तो ध्यान में रखिएगा, पहली थी आपकी चिल्का लेक। आपको पता होगा चिल्का लेक का नाम उड़ीसा में आपने जरूर सुना होगा, जो बर्ड सेंचुरी के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग छोटे छोटे पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आई होप जो मैंने आपके साथ बात शेयर की है पर्यावरण से संबंधित, जीके से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ जाए तो वेट ना करिए, अभी लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को सर्किल करिए, व्हाट्सएप पेज पे लगाइए, फेसबुक पेज पे लगाइए, ताकि आप भी मोटिवेट हो सकें और मैं भी मोटिवेट हो सकूं। ठीक है, इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हम आपके लिए, मैं सतेंद्र जीएस एकेडमी के माध्यम से बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, जीके, करंट अफेयर के लेक्चर आप लोगों के सामने लेकर सामने आने का एक प्रयास है। और हर एक मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट लेकर आऊं। बस आपको इतना करना है कि हमें भी मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र, जल्दी सतेंद्र जीएस एकेडमी पर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, ओके, बाय बाय, धन्यवाद।